Dephlogisticated air, this was the name of oxygen before 18। तो भाई हमें अभी सब कुछ पता चल गया, अब हम डंके की चोट पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे रिस्पायरेशन को? तो जब रिस्पायरेशन के डेफिनेशन को हम देखेंगे, हम लिखेंगे इसको, तो वहां पे जो टर्म्स हम यूज करेंगे और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे ये कहां से आएंगे, तो इसको जरा देखते हैं। देखिए, अर्ली सिविलाइजेशन में जो आपके ग्रीक, चाइनीज और आपके पास इजिप्ट थे, वो क्या समझते थे? उनका बिलीफ था कि जो एयर है, एयर, दिस एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। लेकिन इसके बारे में कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई ब्रीथिंग का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता था। इसके बाद एरिस्टोटल क्या स्टेट करते? एरिस्टोटल स्टेट करते हैं कि आपका हार्ट जो है, हार्ट इज द सेंटर ऑफ लाइफ, हार्ट इज द सेंटर ऑफ लाइफ। और साथ में आपकी बॉडी की जो हीट है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्ट। तो यहां से हमें हीट का कॉन्सेप्ट भी मिलता है, समझते हो कि नहीं? जो कि हम रिस्पायरेशन में एनर्जी की शक्ल में लेंगे। आती है बात समझ? इसी तरह एरिस्टोटल आपको और भी स्टेट करते हैं कि आपकी बॉडी की जो कूलिंग होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग आपके बॉडी को क्या करता है? कूल करता है। तो ब्रीथिंग provides cooling. This was stated by Aristotle. इसी दौरान एक रोमन फिजिशियन थे जो कि स्टेट करते हैं क्या, कि जो आपकी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लंग्स। तो यहां हमें रिस्पायरेशन के लिए लंग्स का कॉन्सेप्ट भी हम लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको लेके बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। हम देखते जाएंगे कि हमारे पास आगे साइंटिस्ट क्या बताएंगे कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में दरअसल लंग्स क्या है, वाइटल रोल रखते हैं। समझते हो कि नहीं? तो गैलिन, एक रोमन फिजिशियन, वो क्या स्टेट करते हैं कि lungs purify what? By this is lungs, okay? Lungs purify blood, कि आपके ब्लड की प्यूरिफिकेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ लंग्स। ये किस वजह से होती है? लंग्स की वजह से होती है। अब रिस्पायरेशन के टर्म को लेकर सबसे ज्यादा इसकी बुनियाद रखी गई किन सेंचुरीज में? दैट वाज 16th एंड 17th सेंचुरी। सबसे ज्यादा जो साइंटिस्ट के लिए बेस बनाई गई वो वर्क था 16th और 17th सेंचुरीज में। 16th एंड 17th सेंचुरीज में बहुत काम हुआ और बड़ी बेसिक बातें हमें रिस्पायरेशन के लिए मिली और हम रिस्पायरेशन को डिफाइन करने के काबिल बने इन बेसिक्स को लेकर। समझते हो कि नहीं? तो 16th सेंचुरी में क्या डिस्कवरीज होती है? आपके पास डिस्कवरी होती है किस चीज की? आपके पास डिस्कवरी होती है कि लंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग, लंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग प्रोसेस। समझते हो कि नहीं? और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि जब आपका ब्लड सर्कुलेट करेगा तो उस ब्लड के साथ एक वाइटल कंपोनेंट है जो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड के साथ पाया जाता है। लेकिन उस वाइटल कंपोनेंट के बारे में कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन वही वाइटल कंपोनेंट को लेकर जब मजीद रिसर्च हुई तो उस वाइटल कंपोनेंट को स्पेसिफिक नेम दिए गए, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीजन के नाम से। समझते हो कि नहीं? तो इसी 16th-17th सेंचुरी में क्या प्रपोज हुआ कि आपके पास क्या है कि ब्लड कैरीज व्हाट? कि ब्लड कैरीज वाइटल कंपोनेंट, वाइटल सब्सटेंस। लेकिन उस वाइटल कंपोनेंट या वाइटल सब्सटेंस के बारे में कुछ क्लियर नहीं था, कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं पाई जाती थी। समझते हो कि नहीं? इसी 16th-17th सेंचुरी में आपके रॉबर्ट बॉयल वो क्या स्टेट करते हैं? तो रॉबर्ट बॉयल स्टेट करते हैं व्हाट? रॉबर्ट बॉयल, भाई नामी ग्रामी साइंटिस्ट, क्या स्टेटमेंट देते हैं अबाउट दिस प्रोसेस, दिस रिस्पायरेशन प्रोसेस? इसकी बुनियाद क्या रखते हैं रॉबर्ट बॉयल स्टेट करते हैं व्हाट? स्टेट करते हैं थ्रू वैक्यूम एक्सपेरिमेंट्स।
वैक्यूम एक्सपेरिमेंट से इस बात को, ये जो अर्ली सिविलाइजेशन की बात थी, इसको क्लियर कर देते हैं कि एयर वाकई में लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी। तो थ्रू वैक्यूम एक्सपेरिमेंट्स रॉबर्ट बॉयल क्या स्टेट करते हैं कि एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। समझ आती है बात की नहीं? तो इस बात को कंफर्म किया जाता है कि वाकई एयर क्या है, वो नेसेसरी है। लेकिन अभी तक क्लियर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं। समझते हो कि नहीं? अब आपके पास रिस्पायरेटरी प्रोडक्ट जिसे हम नाम देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी डिस्कवरी होती है। तो 1728 में डिस्कवर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसे नेम क्या दिया जाता है? उसे नेम दिया जाता है फिक्स्ड एयर। तो यहां से हमें एक प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे हम बाद में रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट के तौर पे लेंगे। समझते हो कि नहीं? तो इन 1728 में डिस्कवरी होती है किस चीज की? डिस्कवरी होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको नेम क्या दिया जाता है? दैट इज फिक्स्ड एयर। उस टाइम इसको क्या नेम दिया जाता था? फिक्स्ड एयर। तो हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन अब हम तलाश करेंगे किस चीज की? हमें तलाश थी, साइंटिस्ट को तलाश थी इस वाइटल सब्सटेंस की। तो 1774 में इस वाइटल सब्सटेंस को डिस्कवर किया जाता है। लेकिन उस टाइम इसको नेम क्या दिया जाता है? जोसेफ ब्लैक की जानिब से इसको नेम दिया जाता है डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर। दिस वाज द नेम ऑफ ऑक्सीजन बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ऑक्सीजन को क्या नेम दिया जाता था? दैट वाज डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर। समझते हो कि नहीं? Now this was discovered। अब हमें ये वाइटल सब्सटेंस पता चला कि जो कि ब्लड क्या करता है, कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी। आती है बात समझ के नहीं? तो ये जो बिफोर 18th सेंचुरी था, एक थ्योरी पाई जाती थी, जिस थ्योरी को एक थ्योरी मानी जाती थी, जिस थ्योरी को क्या नाम दिया जाता था? दैट वाज फ्लोजिस्टन थ्योरी। फ्लोजिस्टन थ्योरी में क्या था कि कंबशन के प्रोसेस के दौरान, कि जो कंबशन का प्रोसेस होगा उसमें एक कंबशन के प्रोसेस में एक सब्सटेंस रिलीज होता है, और उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया? फ्लोजिस्टन। उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया? फ्लोजिस्टन। तो इसीलिए ये एयर थी जो डिस्कवर हुई थी, उस एयर का नाम क्या नाम दिया गया? डीफ्लोजिस्टन एयर। समझते हो कि नहीं? बात आती है समझ? दिस वॉज द नेम ऑफ ऑक्सीजन बिफोर 18th सेंचुरी। ये ऑक्सीजन का नाम लिया जाता था 18th सेंचुरी से पहले। अब लिवाजॉयर 18th सेंचुरी में इस डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर को क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं ऑक्सीजन। क्या नेम दिया जाता है? ऑक्सीजन। एंड दिस वाज नेम्ड बाय हुम? लिवाजॉयर इसको क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजन। और साथ में स्टेट करते हैं कि दरअसल आपके बॉडी में जो रिस्पिरेशन होती है, दिस इज अ स्लो कंबशन ऑफ फूड। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन क्या करेगा? उस फूड को ब्रेक करेगा। भाई स्लो कंबशन बोले तो क्या? ऑक्सीजन की मौजूदगी में, समझ आ रही है कि नहीं? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो रही है, तो इसको क्या नाम दिया गया? स्लो कंबशन ऑफ फूड। तो स्टेटमेंट लिवाजॉयर क्या देते हैं कि आपका जो रिस्पायरेशन वो क्या है? रिस्पायरेशन इज अ स्लो कंबशन ऑफ फूड। और साथ में हमें प्रोडक्ट भी बता देते हैं, जिसे हमने एक को नाम दिया था फिक्स्ड एयर, और यहाँ लिवाजॉयर क्या कहते हैं कि दरअसल जब रिस्पायरेशन होगी तो उसके प्रोडक्ट आपके पास दो होंगे। वो प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आती है बात समझ के नहीं? तो प्रोडक्ट कभी हमें लिवाजॉयर बताते हैं कि दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इज इट विजिबल?
समझ आती है बात कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यहां तक हमें बहुत बहुत कुछ पता चल गया रिस्पिरेशन के लिए। अब जो आने वाले साइंटिस्ट होंगे वो इसको बेस बनाएंगे और इस पर फर्दर वर्क करेंगे। समझ आती है बात कि नहीं? इसी दौरान अब हमें यहां तक सिर्फ ये पता चला है कि दरअसल रिस्पिरेशन के लिए आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, फूड के साथ क्या है। अभी तक हमें फूड का नहीं पता, फूड के साथ क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो ऑक्सीजन दरअसल उस कंबशन का प्रोसेस करेगा, लिवोज़ायर की स्टेटमेंट है। अब लॉइस पास्चर स्टडी करते हैं किस चीज को, फर्मेंटेशन को, और ये स्टेट करते हैं कि दरअसल माइक्रोब्स जो है वो विदाउट ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिस्पायर करेंगे। तो यहां पे फिर हमें एनएरोबिक का इशारा मिलेगा जिसे हम डिटेल से देखेंगे। तो इसी दौरान कौन से साइंटिस्ट, दैट इज योर लॉइस पास्चर। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ है और साइंटिस्ट के स्पेलिंग याद करने की जरूरत भी नहीं है। लॉइस पास्चर क्या स्टेट करते हैं? लॉइस पास्चर स्टडी करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्टडी करते हैं और कहते हैं कि माइक्रोब्स रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। तो यहां हमें आइडिया मिलता है किस चीज का? हमें आइडिया मिलता है आपके एनाएरोबिक रिस्पिरेशन का, जिसे हम टाइप्स में देखेंगे। बात आती है समझ के नहीं? समझते हो कि नहीं? अब इसके बाद जो इसका फर्दर वर्क होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन आप इसको कह रहे पहले नविश्ता इसको देखें और इसके बाद किन साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी के बाद किन साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया और क्या क्या हमें पता चला रिस्पिरेशन की, ताकि हम इसको क्लियरली डिफाइन कर सके। तो इसको करे नविश्ता, शाबाश। तो अब 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट क्या स्टेट करते हैं कि आपका जो रिस्पिरेशन है, दिस इज व्हाट, रिस्पिरेशन इज अ एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। समझते हो कि नहीं? और साथ में यह भी बताया जाता है कि यहां पे एनर्जी कन्वर्जन कैसे होगी। एनर्जी कन्वर्जन होगी कि आपका फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा और प्रोड्यूस करेगा किस चीज को, एनर्जी को। समझ आती है बात के नहीं? सो दिस इज डन इन 19th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी में क्या होगा? 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि जो वाइटल कंपोनेंट, जो कि 16th-17th सेंचुरी में कहा गया था कि ब्लड के साथ एक वाइटल कंपोनेंट होगा, वो वाइटल कंपोनेंट अब हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे हमें पता चला कि जो इससे पहले ये जाना जाता था कि ऑक्सीजन क्या होगा, लंग्स तक महदूद होगा, अब 20th सेंचुरी में हमें क्या पता चला कि ये ऑक्सीजन सेल्स तक क्या होगा, मूव करेगा। ब्लड के साथ जो वाइटल कंपोनेंट है, वाइटल सब्सटेंस, वो तो ऑक्सीजन है और वो मूव करेगा कहां पर, वो कंज्यूम होगा सेल में एज वेल। ओके, सो दिस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन सेल्स, नॉट ओनली लंग्स, यानी लंग्स तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ये सेल्स तक पहुंचेगा और रिस्पिरेशन होगी। तो अब हमें पता चला कि रिस्पिरेशन कहाँ पे होगी। तो ये 20th सेंचुरी के साइंटिस्ट आपको बताते हैं कि दरअसल रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस वेयर, टेक्स प्लेस इन टिश्यूज। और ये भी पता चला कि टिश्यूज में कहाँ पे ये होगी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप क्या नाम देते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहां से हमें पता चला कि रिस्पिरेशन दरअसल हो रही कहां पे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपके पास 20th और 21st सेंचुरी में अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए 20th एंड 21st सेंचुरी, तो इन सेंचुरीज में मजीद वर्क किया जाता है और आपको क्या क्या बताया जाता है, आपको बताया जाता है जिसमें आपके पास बड़े अच्छे खासे थ्योरीज आ जाते हैं। क्रेब्स साइकिल डिस्कवर होगा और कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक साइकिल भाई, जिसे देखेंगे डिटेल से, और कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, इनकी डिस्कवरीज से
हमारे पास जो रिस्पायरेशन है उसकी डेफिनेशन वाजे हो जाती है और क्लियर एविडेंस हमें मिल जाता है अबाउट रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे हमें एटीपी का पता चल जाता है कि दिस एनर्जी इज व्हाट, दिस इज एटीपी, जिसका जिक्र कहाँ पे किया गया, यहाँ पर। ये जो फूड जो ब्रेक डाउन होगा ये कौन सी एनर्जी देगा, जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा। हम इसको डिटेल से देखेंगे, समझते हो कि नहीं। और इसी तरह आपको इसी 21st सेंचुरी में आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसके यूज से हमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है और उसके अंदर जो डीएनए है उसको भी स्टडी किया जाता है। तो वो कौन से टेक्नोलॉजीज थे? देवर एक्सरेज, क्रिस्टलोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो यहां से हमें क्लियर एविडेंस मिलती है किस चीज़ की? माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के ज़रिए कैसे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। स्पेलिंग मिस्टेक माफ है, ठीक है, सही लिखी है। तो आपके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमें प्रोसेस कहाँ से पता चलता है? दैट इज एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जब इसको डिटेल से स्टडी किया जाता है, इसके डीएनए को डिटेल से स्टडी किया जाता है तो एविडेंस मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं कि हम रिस्पायरेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन करें और उसमें जो जो बातें हम कहेंगे वो बिल्कुल एविडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि ये बातें क्या है, बिल्कुल ट्रू है। समझते हो कि नहीं? तो अब हम देखेंगे कि व्हाट दिस रिस्पायरेशन इज, कि ये रिस्पायरेशन दरअसल है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको देखते हैं। तो भाई हमें अभी सब कुछ पता चल गया, अब हम डंके की चोट पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे रिस्पायरेशन को? दैट इज व्हाट इज दिस रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होगा? रिस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल, भाई ये क्या है आपके पास? बायोकेमिकल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में होने वाला क्या है? इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये जो एनर्जी होगी ये कौन सी होगी और रिलीज होके करेगी क्या? फ्रॉम, किससे रिलीज होगी पहले? फ्रॉम आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भाई कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? मेनली योर ग्लूकोज। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? ग्लूकोज होगा, जो आपको एनर्जी देगा। किस फॉर्म में देगा? अभी लिखते हैं इसको, समझते हो कि नहीं? और ये एनर्जी जब आपको मिलेगी तो क्या फंक्शन होगा? विच दिस एनर्जी के बारे में बोल रहा हूं भाई। विच पावर अप सेलुलर एक्टिविटीज। समझते हो कि नहीं? अब जो ये एनर्जी है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड इन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की शक्ल में हमें ये एनर्जी मिलेगी, हम इसको डिटेल से देखने वाले हैं। बात समझते हो कि नहीं? अगर इसी डेफिनेशन को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि आपका ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा था? हमने देख लिया था CO2 H2O और प्लस आपको मिलेगी एनर्जी, जो कि किस फॉर्म में होगी? ATPs के फॉर्म में होगी। अब कितने ATPs मिलेंगे ये हम देखेंगे इसके टाइप्स में। आती है बात समझ के नहीं? इसके टाइप्स में हम देखेंगे कि हमें कितनी ATP मिल रही है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। अब ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस किन ऑर्गेनिजम्स में होगा? भाई ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। सिर्फ चेंज क्या है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पे होगा, इसका सेलुलर लेवल कहाँ पे होगा। लिखते हैं इसको अभी, समझते हो कि नहीं? तो रिस्पायरेशन कैन अकर भाई किस किस में होगा? दैट इज योर प्लांट्स, एनिमल्स, भाई तमाम एनिमल्स में, एज वेल एज योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझते हो कि नहीं? तो ये है हमारा रिस्पायरेशन। और हमने देखा रिस्पायरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इसके डेफिनेशन के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने सबको देखा। हिस्टोरिकल हमने इसकी हिस्ट्री सारी A to Z सारी देख ली। समझते हो कि नहीं? अब क्या इंपॉर्टेंस है, ये रिस्पायरेशन आपके बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों रिक्वायर्ड है आपके बॉडी के लिए? तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस?
भाई क्या इंपॉर्टेंस है आपके रिस्पायरेशन के? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि रिस्पायरेशन क्या करेगा? प्रोवाइड सेलुलर प्रोसेसेस। वो सेलुलर प्रोसेसेस आपके पास क्या हो सकते हैं? वो सेलुलर प्रोसेस आपके पास हो सकता है ग्रोथ, आपके पास हो सकता है रिप्रोडक्शन, और आपके पास हो सकता है रिपेयर इन बॉडी। समझते हो कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंस है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सेलुलर प्रोसेस। इसी तरह अगर आप देखें तो ये आपको सेकंड क्या इंपॉर्टेंस दे सकता है? दैट इज हेल्प्स इन मेंटेनिंग व्हाट? इन मेंटेनिंग, बाय क्या स्पेलिंग है? इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन बॉडी। होम्योस्टेसिस, बाय टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाएगा। समझ आती है बात के नहीं? इसी तरह ये हेल्प करेगा, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो यहां पे भी आपको रिस्पायरेशन रिक्वायर्ड होगी ड्यूरिंग मूवमेंट। समझते हो कि नहीं? ड्यूरिंग मूवमेंट। इसी तरह आपको क्या देगा? ये हेल्प्स इन सेलुलर एक्टिविटीज सच एज आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। समझते हो कि नहीं? अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ये है आपके पास इसके इंपॉर्टेंसेस। और इसी तरह आपको ये एनर्जी देगा किस चीज के लिए? नर्व इंपल्स के लिए। सो दिस इज थर्ड, फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ। आपको क्या प्रोवाइड करेगा? supplies energy. Respiration supplies energy for nerve impulse and brain function. इसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड होगा क्या? आपको रिक्वायर्ड होगा रिस्पायरेशन। तो ये था आपके पास रिस्पायरेशन की कंप्लीट हिस्ट्री कि जब हमने इसको डिफाइन किया तो इसके डेफिनेशन में जो टर्म हमने यूज किया वो कहां से दरअसल हमें मिले, और हमने रिस्पायरेशन को डिफाइन भी किया। अब हम रिस्पायरेशन को डिटेल से देखेंगे कि रिस्पायरेशन हमारे पास क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके टाइप्स क्या है। सेंचुरी